हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगे। और आपने अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको थ्योरी लेक्चर्स को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ये जो है मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूं। तो भाई इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो भी ऐसे स्टूडेंट अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली टीजीटी पीजीटी जिसमें एनवीएस केवीएस डीएसएसबी ईएमआरएस का एग्जाम शामिल है, साथ ही आपके स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर और आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं स्टेट लेवल से निकलते हैं, साथ में बीपीएससी टीआरई यूजीसी नेट और सेट और स्लेट एग्जाम के जो सारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में आने वाले क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ भाई, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को हमें देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आप तक हम लोग शेयर करेंगे, और ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, उनका जो पीडीएफ है वो मैं आपको एक दो दिन के अंदर जो है अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है पूरा वीडियो देखते नहीं है। उसमें क्या होता है अपनी मर्जी से तुक्के लगा देते हैं, तो उसमें जो गलत हो जाता है। इसलिए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आपको पीडीएफ जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, तो ये था आज के इस वीडियो के बारे में। अब हम लोग जो है आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं सारे के सारे। तो आइए हमारे पास जो डीबीएमएस के जो क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं उनको मैं प्रेजेंट करता हूं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो काफ़ी वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो प्लीज़ आप जो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ होता है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर और हमारे ग्रुप में हम लोग को उनको अपलोड करते हैं। तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आइए इन क्वेश्चन को एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच डीबीएमएस आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस एन एडिशनल लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर प्रिवेंटिंग द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन देम। देखिए, जब भी हम लोग जो हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल को डिस्कस करते हैं तो क्लाइंट क्या होता है, जनरली ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो क्लाइंट एंड सर्वर जो होता है डायरेक्ट जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बट एक लेयर जो होता है 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो डीबीएमएस होता है उसको सर्वर पे ना अपलोड करके एक और उसकी एक अलग से लेयर बनाई जाती है। तो उस केस में जो डीबीएमएस होता है वो सर्वर पर अपलोड नहीं होता, बल्कि सर्वर की तरह डीबीएमएस को ही एक अलग सिस्टम पर अपलोड किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करके बल्कि ये डीबीएमएस की एक लेयर को रखा जाता है उसके बीच में, जिससे जो है क्लाइंट सर्वर का एक तरीके से डीबीएमएस यानी कुल मिलाकर ये पूछा गया कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर का कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें डायरेक्ट सर्वर पर अपलोड ना करके डीबीएमएस को उसको एक अलग लेयर पर रखा जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यहां पर ये कही गई है। तो वो जो है हमारे 3 टियर आर्किटेक्चर में ऐसा देखने को मिलता है। तो प्लीज मार्क सी एज अ correct answer. Next question, question number second. In the context of data independence, what type of independence allow to change the internal schema, internal storage विदाउट ऑल्टरिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि हम किस इंडिपेंडेंस के अंदर यानी किस स्वतंत्रता के अंतर्गत हम लोग जो हैं अपने इंटरनल स्टोरेज को चेंज कर सकते हैं बिना कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज किए बिना। तो ऐसा जो होता है हमारे पास हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी जनरली आजकल के जितने भी मॉडल्स हैं
उनमें हम लोग जो है 4 लेवल पर इंडिपेंडेंस देखते हैं। पहला होता है फिजिकल लेवल, देन दूसरा होता है हमारा कंजप्शन लेवल, देन थर्ड लेवल पर हमारा आता है जो आता है हमारा वो होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और जो ऊपर वाला लेयर होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये 4 तरह की इंडिपेंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी जो है देखने को मिलती है। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, यानी आप इंटरनल स्टोरेज को चेंज कर सकते हैं बिना कंसेप्चुअल स्कीमा को छेड़े बिना। ऐसा जो है हमें फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में देखने को मिलता है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following DBMS characteristic involve the use of a digital repository established on a server। यानी जो डिजिटल रिपोजिटरी हम लोग जो है अपने सर्वर पे स्टैब्लिश करते हैं वो किस में शामिल होता है? डेफिनेटली वो डिजिटल रिपोजिटरी होता है। डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब यहां पर ये कहा गया है कि डीबीएमएस में यानी सर्वर पर कहां पर हम लोग जो है किस चीज को हम लोग जो है अपलोड करते हैं, तो वो जो होता है हमारा डिजिटल रिपोजिटरी है। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। 3 का डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट डज द डीबीएमएस टास्क यूजर एडमिनिस्ट्रेटर नॉट टिपिकली इन्वॉल्व। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक्चुअली में क्या है, ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास डीबीएमएस के अंदर एक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है डीबीएमएस के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो होता है वो डेटा के अंदर काफी सारे रोल उसको दिए जाते हैं, जिसमें डेटा को सिक्योर करना, डेटा के यूजर्स को मॉनिटर करना, डेटा के जितनी भी प्रोसेस होती है उनको कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेज करना, साथ में डेटा के अंदर यूजर्स को क्रिएट करना, उनको परमिशन देना, डेटा के अंदर अगर कोई किसी तरह का अनवांटेड नॉइज है उसे रिमूव करना। ये सारी चीजें होती हैं डीबीएमएस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो आपको ये बताना है कि कौन सा टास्क जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल के लिए एक अलग से टीम होती है जिसके अंदर जिनका मेन काम क्या होता है, डेटा को क्रिएट करना होता है, और डेटा को क्रिएट करने के बाद ये क्या करते हैं, उसे सिस्टम के अंदर अपलोड करते हैं। तो प्लीज मार्क 4 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन डीबीएमएस which schema level describes the structure of whole database hiding the internal details such as data structure implementation। यहां पे क्या बोला गया है कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है डेटा को मैनेज कर, मतलब डेटा की इसे क्या, इसको हम लोग इसको ऐसा लेते हैं कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी स्कीमा है जो कि डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है और उसकी जो इंटरनल डिटेल होती है, यानी उसे डेटा को कैसे इंप्लीमेंटेशन किया गया है उसको हाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो जनरली जैसे जो मैंने अभी 4 लेवल बताए थे आपको, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस और एक्सटर्नल डेटा इंडिपेंडेंस, तो उन्हीं 4 लेवल का हमारा डेटा होता है। तो हमें ये बताना है कि किस लेवल पर जो है डीबीएमएस यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है और डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन को यूजर लेवल पर हाइड किया जाता है। किस लेवल पर? कंसेप्शन लेवल पर। किस लेवल पर? कंसेप्शन लेवल पर। तो कंसेप्शन लेवल पर क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली में डेटा हमारा जो है किस तरीके से हम लोगों ने उसे अपलोड किया है ये तो बताते ही हैं, साथ में ये जो इसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है, यानी कैसे कैसे वो वर्क करेगा, कैसे हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सारी डिटेल हम जो है हाइड कर लेते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 5th का सी है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। देखो हम लोग जो डीबीएमएस यूज करते हैं उसके काफी एडवांटेज हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के मुकाबले, बट डीबीएमएस के कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। तो उनमें हमें यहाँ पर डीबीएमएस का डिसएडवांटेज बताना है, कमी बतानी है। तो कमी क्या क्या है? इनहांस डेटा सिक्योरिटी, भाई ये तो कमी नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल, ये भी कमी नहीं है, ये भी एडवांटेज है। हायर इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम फेलियर, ओके। रिड्यूस द डेवलप टाइम, तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें डिसएडवांटेज जो इसमें लग रहा है वो है सिस्टम फेलियर का। हाई इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम फेलियर, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि
डीबीएमएस ने सिस्टम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, और कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में अगर कोई सिस्टम में फेलियर आता है तो इसको दोबारा से रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसी की वजह से जो है ये जो आपका इम्पैक्ट है सिस्टम फेलियर का इसमें देखने को मिलता है। और ऐसा इम्पैक्ट जो था सिस्टम फेलियर का वो आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता। सो प्लीज मार्क 6 का जो करेक्ट आंसर है सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस क्रिएशन इन्वॉल्विंग द डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस स्कीमा इज नोन एज, यानी आप डेटाबेस जो क्रिएट करते हैं, डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेटा मॉडलिंग, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग या डेटा इंटीग्रेशन। तो ऐसी प्रोसेस को जहां पे डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है और साथ में डेटाबेस के स्कीमा को क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग डेटा मॉडलिंग कहते हैं। तो डेटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेटाबेस क्रिएशन एज वेल एज द डिजाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा। Okay, so please mark 7 का A is the correct answer. Next question, question number 8, which DBMS language is primarily used for defining the structure and schema of a database? तो देखिए जब हम लोग SQL लैंग्वेज की बात करते हैं तो जनरली हमारे जो जितने भी कमांड्स हैं उनको 4 लेवल पर डिवाइड करते हैं। एक होता है DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक होता है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी TCL। तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की और स्कीमा की, यानी हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस का स्कीमा बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, टेबल का स्कीमा बनाना है, ठीक है, तो उस केस में जो लैंग्वेज कमांड यूज करते हैं हम लोग DDL कमांड यूज करते हैं यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसमें काफी सारे कमांड हैं, वो कमांड जो है मैंने थ्योरी लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को समझा रखा है और हमारे जो कोर्सेज के अंदर हमने डिटेल में बता रखा है। अब ये सारे कोर्सेज जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए PGT, स्टूडेंट्स के लिए TGT, या फिर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने इन एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। इन कोर्सेज का जो लिंक कोर्सेज जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और इन कोर्सेज के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर या फिर हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द 3-tier स्कीमा आर्किटेक्चर व्हाट डज द एक्सटर्नल स्कीमा रिप्रेजेंट, यानी जो 3-tier आर्किटेक्चर होता है एक्सटर्नल स्कीमा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक्सटर्नल स्कीमा जो होता है सबसे ऊपर की लेवल होती है जिसमें एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने का जो टास्क होता है वो हमारा एक्सटर्नल स्कीमा का होता है। तो एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर व्यू रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी यूजर्स का जो व्यू होता है किस हिसाब से वो डेटा को देखेंगे वो देखा जाता है। तो यहां पर यूजर्स का व्यू जो होता है डेटाबेस का उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है एक्सटर्नल स्कीमा का, एक्सटर्नल स्कीमा में। तो प्लीज मार्क 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। और स्टूडेंट्स ये सारे वीडियो हम लोग जो आपके सामने यूट्यूब पर प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, इनको बनाने में बहुत मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत हो रही है, हमारी टीम जो काफ़ी मेहनत कर रही है, तो उनके लिए एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसको अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ओके, सो प्लीज़ मार्क 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। और एक्सेल स्कीमा से ही यानी व्यू से ही हमारी जो एप्लीकेशंस होती है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which feature of DBMS help to maintain the data in a consistent state in case of failure adhering to the asset property, यानी अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो दोबारा से अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट स्टेट में लाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंकरेंसी कंट्रोल, क्रैश रिकवरी, डेटा रिडंडेंसी या फिर डेटा इंटीग्रिटी। तो जो एसेट प्रॉपर्टी होती है जिसमें A फॉर एटमोसिटी, C for the consistency, I for the isolation and D for the durability, तो अपने स्टेट को, अपने सिस्टम को दोबारा से कंसिस्टेंट स्टेट में लाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्रैश रिकवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैश रिकवरी कहते हैं। तो प्लीज मार्क 10th का B इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which type of DBMS architecture is commonly used in large web application ensuring that end user are unaware of the database existence? तो आपको ये बताना है कि हमारे पास कौन से DBMS के आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग जो है बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशन से डायरेक्ट एंड यूजर्स को कनेक्ट करते हैं और उनको डेटाबेस एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं होता। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्कस किया था वो उसमें मैंने बताया था
कि डेटाबेस के एग्जिस्टेंस के बारे में डायरेक्ट सर्वर को कुछ भी कोई भी पता नहीं होता, तो ऐसा जो मॉडल होता है डीबीएमएस का, उसको हम लोग 3 tier आर्किटेक्चर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? 3 tier आर्किटेक्चर होता है। सो प्लीज मार्क 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म स्कीमा इन डीबीएमएस रेफर्स टू। डीबीएमएस में जो हम लोग स्कीमा, मतलब स्कीमा जो होती है हमारी, उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? द टर्म स्कीमा इन डीबीएमएस रेफर्स टू विच, व्हाट इज द मीनिंग, यानी स्कीमा का मतलब क्या है? अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस डेटा इन द डेटाबेस एट अ मोमेंट ऑफ टाइम। नहीं, ये गलत है जी। ओवरऑल लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। द फिजिकल स्टोरेज डिटेल ऑफ द डेटाबेस, ये भी गलत है। मेथड ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, ये भी गलत है। तो देखिए डेटाबेस स्कीमा के अंदर हम लोग कंसेप्शन लॉजिकल लेवल पर ये देखते हैं कि किस लेवल पर हमने डेटा को डिजाइन किया है, ठीक है। तो जनरली डिजाइन यानी डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज अ स्कीमा। यानी जब हम लोग घर के को बनाते हैं, तो घर को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट यानी मैप तैयार किया जाता है, ठीक है। और उसी मैप को अगर हम लोग डीबीएमएस की लैंग्वेज में देखें तो उसको स्कीमा कहते हैं। जब हम लोग डेटाबेस का मैप तैयार करते हैं, उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं, ठीक है। सो प्लीज मार्क 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क टिपिकली एसोसिएटेड विद द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल से एसोसिएट नहीं है? अपडेट, इंसर्ट, क्रिएट, डिलीट। तो देखो अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, ये तीनों के तीनों टर्म जो हैं वो डीएमएल से एसोसिएट है। क्रिएट जो कमांड है वो हमारा जो है डीडीएल कमांड में आता है, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये डीएमएल से एसोसिएटेड नहीं है, ये डीडीएल से एसोसिएटेड है। What is the role of the data control language in a DBMS? यानी अगर हम लोग बात करें DBMS के बारे में, तो जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है यानी DCL होता है, उसमें उसका रोल क्या होता है DBMS के अंदर? तो देखो अगर हम लोग किसी भी यूजर को यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर डेटाबेस का जो कंट्रोल है वो किसको देना है, ये हम लोग जो है वो डीसीएल के अंदर बताते हैं। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मैं जितने भी यूजर्स क्रिएट कर रहा हूं वो उनको मैंने कौन कौन सी परमिशन दे रखी है, ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में बताते हैं। तो जितनी भी परमिशंस होती है यूजर लेवल पर और आपके डेटाबेस को कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है, ये सारी बातें हम लोग डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में बताते हैं। तो इसमें controlling access to the database is known as a data control language। इसी का मतलब होता है जैसे एक यूजर है, उसको काफी सारी परमिशन नहीं है, वो टेबल क्रिएट नहीं कर सकता, उसको केवल टेबल को एक्सेस कर सकता है और टेबल के अंदर कोई न्यू डेटा को अपडेट नहीं करेगा, वो केवल डेटा को इंसर्ट करेगा। अगर इंसर्ट करा तो उसको अपडेट करने का भी जो हो सकता प्रिविलेज ना हो। तो जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी होती है, कोई भी प्रिविलेज होती है जो कि डेटाबेस या टेबल लेवल पर दी जाती है, वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में दी जाती है। सो प्लीज मार्क 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन आर डीबीएमएस विच लेयर ऑफ द 3 आर्किटेक्चर स्कीमा कंटेन द फिजिकल डेटा मॉडल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम लोग बात करें फिजिकल डेटा मॉडल की, फिजिकल डेटा मॉडल का मतलब ये होता है कि जो बेसिक लेवल पर जो हमारा एक्चुअल में डेटा है वो कहां पर इंसर्ट है, तो वो होता है हमारी मेमोरी के अंदर। और वो जो मेमोरी होती है उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल डेटा मॉडल। यानी यूजर, अगर हम लोग डीबीएमएस के 4 लेवल की बात करें तो एक्सटर्नल लेवल, कंजप्शन लेवल, इंटरनल लेवल और यूजर लेवल, ये 4 होती हैं। तो जो फिजिकल लेवल होता है यानी जो हमारा डेटाबेस का अपना जो इंटरनल लेवल है, तो ये फिजिकल लेवल को भी हम लोग जो है इंटरनल लेवल के अंदर रखते हैं। सो प्लीज मार्क 15 का सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो देखिए डेटा इंडिपेंडेंस की बात करी थी मैंने, 4 लेवल बात करी थी, अब वहीं पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करी है। तो इसका क्या मतलब है? तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से हम लोग क्या समझते हैं? इट अलाउ चेंजेस ऑफ फिजिकल स्कीमा। जी नहीं, जो भी लॉजिकल, अगर आप लॉजिकल लेवल पर कुछ चेंजेस करेंगे क्या उसका अफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा पे होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा।
इट अलाउ द चेंज द एक्सेल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द कंजम्पशन स्कीमा। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें ये बोला गया है कि देखो ए और डी तो नहीं होंगे इसके आंसर, अच्छा विदाउट, ठीक है। तो जब हम लोग लॉजिकल डेटा स्कीमा की बात कर रहे हैं, इट अलाउ चेंजेस टू द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द एक्सेल स्कीमा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर हम लोग जो है कंसेप्चुअल स्कीमा की बात करते हैं। अगर मैं कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज करूंगा तो उसका अफेक्ट या उसका इफेक्ट एक्सेल स्कीमा में नहीं पड़ेगा। ये अभी मैंने थोड़ी देर में आपको बताया था, जब मैंने बताया था कि अगर मैंने इंटरनल स्टोरेज को चेंज किया तो मेरे कंसेप्चुअल स्कीमा में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसका रिवर्स भी, अगर मैं कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट मेरे इंटरनल स्कीमा पे या फिर एक्सेल स्कीमा पे ना पड़े। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 16 का सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन डीबीएमएस विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर अलाउ द यूजर टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है भाई, बहुत सही बात है कि अगर कौन से टीयर में हम लोग जो हैं यानी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर कौन से लेवल पर हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ऐसे केस में जो हमारा सर्वर होता है उसी में हमारा जो डेटाबेस होता है वो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखने को मिलता है वन टीयर आर्किटेक्चर के अंदर। कहां देखने को मिलता है? वन टीयर आर्किटेक्चर में। ओके, तो वन टीयर आर्किटेक्चर में हमारा जो सर्वर है उसी पर हमारा डेटाबेस है, ठीक है, उसी पे हमारा जो है वो डेटाबेस है। तो इस केस में प्लीज मार्क 17 का ए इज अ करेक्ट आंसर। ए जो है वो करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफी सारे एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। इन कोर्सेज में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कहीं पर भी प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमारे फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच डीबीएमएस हेल्प in recovering the data from the unexpected failure and ensuring the data consistency। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, सिस्टम फेल का मतलब ये होता है अगर कोई ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो दोबारा से सिस्टम को अपनी पुरानी वाली स्टेट पे लाने के लिए, यानी दोबारा से डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में लाने के लिए उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा डेफिनेशन जी नहीं, डेटा मैनिपुलेशन जी नहीं, इसे डेटा रिकवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा रिकवरी कहते हैं। डेटा रिकवरी के अंदर जो अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई पर भी कोई सिस्टम फेलियर हुआ है, दोबारा से उसी स्टेज में अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट स्टेट में लाने की जो प्रोसेस होती है उसे डेटा रिकवरी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, What is the primary function of the alter command in the data definition language? तो जो हमारा alter command होता है data definition language में वो क्या करता है? To remove all the record from a table, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। To define the new schema element, अच्छा। To modify the structure of the database object, to grant or revoke the access to the database। तो A और D तो नहीं होंगे। अगर मुझे तो alter command क्या कहता है? alter command किसमें? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम लोग कब बनाते हैं? जब हम लोग स्कीमा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, स्कीमा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्कीमा या फिर टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है या कोई डोमेन नेम चेंज करना है तो उस केस में हम लोग अपने स्कीमा के अंदर नए एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है। To define the new schema element is known as the data definition language। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, इसका जो काफी लेवल पर जो है वो आंसर जो है आपका बी भी हो सकता था। एक मिनट, नहीं, इसका आंसर सी नहीं है, सॉरी। टू डिफाइन न्यू स्कीमा एलिमेंट नहीं है, ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला है। तो इसका आंसर बी है, ठीक है, बी है। मैंने इसको अलग देख लिया। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो मैं दोबारा से अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। न्यू एलिमेंट को डिफाइन नहीं कर रहा। डिफाइन करूंगा तो मैं दोबारा से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज करूंगा। अगर मुझे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो मैं ऑल्टर करूंगा। अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं दोबारा से उसे क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो प्लीज मार्क बी इज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो करेक्ट है, सी मत लगा देना, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which type of data model focuses on the structure and organization of data without detailing the physical storage?
तो यहाँ पर फोकस किया गया है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जब हम लोग जो है अपने डेटा के ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब हम उसके कंसेप्शुअल, तब हम उसके लॉजिकल डेटा मॉडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉजिकल डेटा मॉडल की बात करते हैं। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Now, in a DBMS, what is the primary purpose of using an index? To reduce data redundancy, to increase query performance by providing a faster data retrieval, to ensure the data integrity, to provide the user-friendly data entry interface. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं डीबीएमएस में, उसका क्या मेन पर्पस है? तो इसका मेन पर्पस यही है कि देखो, हम लोग जिस तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर या किताब में इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स देखे क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर पेज पर जल्दी पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से डीबीएमएस के अंदर अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर क्यूरी के अंदर इंडेक्स लगाएंगे, तो जो हमारा डेटा रिट्रीवल होगा उस क्यूरी से वो फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है उस क्यूरी का वो अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज मार्क 21 का बी इज अ करेक्ट आंसर। टू इंक्रीज द क्यूरी परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग द फास्टर डेटा रिट्रीवल इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग द इंडेक्स इन अ DBMS. So please mark B as a correct answer. Next question, question number 22. Which of the following is not a function typically handled by a database management system? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि डेटाबेस हैंडल नहीं करता? अब देख लेते हैं। डेटा डेफिनेशन को भी हैंडल करता है, डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल को इसको हैंडल करता है, डेटा सिक्योरिटी को भी हैंडल करता है। किसको नहीं करता? डेटा ट्रांसमिशन को। डेटा ट्रांसमिशन को हैंडल करने का काम किसका है? कंप्यूटर नेटवर्क का है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेटाबेस स्कीमा इन अ डीबीएमएस? डेटाबेस स्कीमा का क्या जरूरत पड़ती है? तो देखिए, जब भी हम लोग अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, तब हम लोग डेटाबेस स्कीमा की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर, जैसे जिस प्रकार से जब हम लोग घर को बनाते हैं, तो घर को बनाने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, मैप तैयार करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमारे डेटाबेस को बनाने से पहले हम उसकी डेफिनेशन, उसका पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट, कौन सा डोमेन कैसा होगा, डेटा कौन सा स्टोर होगा, तो सारा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उसके बाद ही डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मार्क करिए बी इज द करेक्ट आंसर। इट प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इज नोन एज अ डेटाबेस स्कीमा। सो प्लीज मार्क बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Which type of database architecture involves direct interaction between the end user and database typically seen in the पर्सनल कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें हमें ये बताया है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एंड यूज़र का डेटाबेस के साथ। एंड यूज़र का डायरेक्ट डेटाबेस के साथ जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही बताया था, और उसमें ये भी बताया था कि उसमें हमारे पास डेटाबेस जो है सर्वर से सेपरेट होता है। बट यहाँ पर देखो, अगर कोई क्लाइंट डेटाबेस से डीबीएमएस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, डीबीएमएस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तो वो 1 टियर होता है। ठीक है, और अगर क्लाइंट पहले कनेक्ट होगा सर्वर से और सर्वर कनेक्ट होगा डीबीएमएस से, तो इस मॉडल को कहते हैं हम लोग 3 टियर मॉडल, और इसको कहते हैं 1 टियर मॉडल। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो क्लाइंट है यानी एंड यूजर है डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट है, तो यहां पर जो आंसर है वो 1 होगा, 1 टियर आर्किटेक्चर। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेटाबेस व्हाट डज द नॉर्मलाइजेशन एम टू अचीव? अब वो देखो, नॉर्मलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे पास जो होता है, हम लोग डेटा को, जो रिडंडेंट डेटा होता है, यानी एक्स्ट्रा डेटा होता है हमारे टेबल पे, हम लोग जो है उसके लिए एक अलग से टेबल क्रिएट करते हैं, यानी डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं बाय क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा टेबल।
और इससे क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी भी कम होती है, साथ में डेटा की डिपेंडेंसी भी कम होती है। ठीक है, आगे चलकर हम लोग जो फंक्शन डिपेंडेंसी के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, आज के इस वीडियो में तो फंक्शन डिपेंडेंसी मैंने इंक्लूड नहीं की है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है ये डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है, साथ में डेटा की डिपेंडेंसी को भी रिमूव करता है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, minimizes the redundancy and dependency. Okay, so please mark 25 का B is the correct answer. Next question, question number 26. Which of the following is a key feature of a distributed database system? इनमें से कौन सा जो है distributed database system का की फीचर है? पहली बात तो ये आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा जो होता है खासतौर से एटीएम में देखने को मिलता है। एटीएम में अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सेंट्रलाइज डेटा होता है उसको एक जगह पर ना रखकर उसे अलग अलग जो है रखा जाता है। ठीक है, ये मतलब होता है। तो वो जो है जैसे खासतौर से ऐसी जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की वो हमारा एटीएम है। तो यहाँ पर डेटा को, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की बात की जाती है, वहाँ पर डेटाबेस की अलग अलग कॉपी को अलग अलग लोकेशन पे रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेटा रेप्लिकेशन की और उसके फ्रेगमेंटेशन की। सो प्लीज मार्क 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है वो हम लोग जो हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर या एक सर्वर की ही बात करते हैं। बट जब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की, तब हम लोग जो है डेटा रेप्लिकेशन की बात करते हैं और वो हमारा डेटा रेप्लिकेशन जो है डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। तो प्लीज मार्क सी इज द करेक्ट आंसर। 26 का जो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे लेक्चर्स, काफ़ी सारा सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं, जिनके लिए आप जो भी स्टूडेंट पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहा है या बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या नेट सेट की तैयारी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट जो है हमारे कोर्सेज को इनरोल कर सकता है। वो कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक भी आपको गिवन है। साथ में आप इन कोर्सेज में इनरोल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। इन आर डीबीएमएस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द व्यू। व्यू क्या होता है, मतलब व्यू से हम लोग क्या समझते हैं। तो देखो व्यू क्या होता है भाई, व्यू हमारा एक ऐसा टेबल होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एक वर्चुअल टेबल है जहां पर एक या एक से अधिक यूजर को डिफरेंट टाइप के टेबल्स को शो किया जाता है एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है, a virtual table that display a subset of data from one or more table। यानी ये जैसे मान लो बहुत बड़ा टेबल है, उस बहुत बड़े टेबल को यूजर को शो करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके कुछ कॉलम्स को हम लोग जो है अपने यूजर को दिखा देते हैं और इसी को कहते हैं व्यू। तो एक एक्चुअल टेबल को ना दिखाते हुए उस टेबल के सबसेट को रिप्रेजेंट करना जाता है यूजर को इन द व्यू। ओके, और ये जो व्यू होता है एक तरह का वर्चुअल टेबल होता है। सो प्लीज मार्क 27 का बी जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। एसिड के अंदर, यानी एसिड प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारी डेफिनेशन है, यानी ए का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ये हमें बताना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूं। ए फॉर एटमोसिटी, C for the consistency, I for the isolation and D for the durability. So please mark B as a correct answer। 28 का B जो है वो correct answer है। Okay, next question, question number 29। Which database language is used to insert, update, delete and retrieve data from a database? किसके अंदर, किस परमिशन, किस डेफिनेशन, लैंग्वेज की डेफिनेशन के अंदर हम लोग जो हैं एक तरीके से क्या बोले उसे कि उसको एक मिनट इसमें यस, थोड़ा सा कैमरे को मैं हटा देता हूँ। यस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें जो ऑप्शन हमें गिवन है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव कमांड जो है किसके अंदर आते हैं, डेटा डेफिनेशन में, डेटा मैनिपुलेशन में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में या फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। तो ये जो आते हैं हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आते हैं। तो प्लीज मार्क
बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि डेटा को अगर एक बार एप्लीकेशन आपने क्रिएट की है तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको डेटा के साथ जो है उसे कभी इंसर्ट करना पड़ेगा, कोई अपडेट करना पड़ेगा, कोई डिलीट करना पड़ेगा, कभी रिट्रीव करना पड़ेगा। ये सब हम लोग जो है इसमें करते हैं 29 के बी में, ठीक है, मैनिपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इन अ रिलेशन डेटाबेस व्हाट डज द टर्म रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन। देखिए, जब एक टेबल दूसरे टेबल पर डिपेंडेंट होती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन की, फॉरेन की का मतलब क्या होता है, फॉरेन की का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास पेरेंट टेबल है या बेस टेबल है, इस बेस टेबल के अंदर कुछ ऐसा एक कॉलम है जिसपे हमारा मतलब एक कॉलम जो है कॉमन है, सी फॉर कॉमन, और ये जो कॉलम कॉमन कॉलम है ये हमारे पेरेंट में तो पेरेंट्स वाले यानी पहला वाला पेरेंट टेबल है, दूसरा वाला चाइल्ड टेबल है। पेरेंट टेबल में जो है एज अ फॉरेन की काम करेगा, फॉरेन की, और जो चाइल्ड टेबल होगा उसी टेबल के अंदर ये जो कॉलम है ये कैसा काम करेगा, प्राइमरी की का काम करेगा, ठीक है। तो एज पर द फॉरेन की, जो कि पहले कॉलम में हमारा फॉरेन की काम करेगा, दूसरे कॉलम में हमारा रेफरेंस, दूसरे कॉलम में हमारा प्राइमरी की काम करेगा। तो पहले वाले टेबल को कहते हैं हम लोग रेफरेंसिंग टेबल, दूसरे वाले टेबल को कहते हैं रेफरेंस टेबल। पहला वाला मतलब पेरेंट, ठीक है। तो ये पहला वाला पेरेंट टेबल जो है ये रेफरेंसिंग टेबल है, दूसरा वाला जो चाइल्ड टेबल है ये रेफरेंस टेबल है। तो इसके अंदर हम लोग इसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से कनेक्ट करते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जिसके अंदर हम लोग चाइल्ड टेबल में, पेरेंट टेबल में से किसी वैल्यू को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसे हम लोग चाइल्ड टेबल में डिलीट ना कर दें, अदरवाइज डेटा इंटीग्रिटी नहीं होगी, डेटा इंटीग्रिटी नहीं रहेगी। ओके, सो प्लीज मार्क बी, 30 का जो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, यानी इसमें से कौन सा जो है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं डायरेक्ट इसके बाद बात करता हूँ डायरेक्ट हायरार्किकल डेटाबेस की। तो जब हम लोग हायरार्किकल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम लोग जो है एक ट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसे हम लोग जो है हायरार्किकल डेटाबेस कहते हैं। तो इसमें डेटा क्या होता है, एक के बाद एक लेयर फॉर्म में जो होता है वो जो है स्टोर होता है, ठीक है। ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं, यानी हमारा जो चाइल्ड टेबल है वो जो है पेरेंट टेबल से इंस्पायर होकर क्रिएट होता है। सो प्लीज मार्क 31 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि ट्रिगर से क्या हम लोग समझते हैं, व्हाट इज अ ट्रिगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस। तो देखो, ट्रिगर का मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा कोई डेटाबेस किसी भी कंडीशन में एक पर्टिकुलर स्टेट में चला जाता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्यूरी को रन किया और वो क्यूरी जो है आपके डीबीएमएस को एक पर्टिकुलर गिवन स्टेट में लेके जाती है, और उस स्टेट में क्या होता है कि अगर वो डीबीएमएस उस स्टेट में पहुंचे तो ऑटोमेटिकली एक रूल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। यानी ऑटोमेशन स्टेटमेंट में क्या होता है, यानी कुछ ऐसे एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं जो ऑटोमेट मोड में रन होते हैं जब हमारा कोई पर्टिकुलर इवेंट या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उस केस में हम लोग जो है उसे ट्रिगर कहते हैं। तो ट्रिगर एक तरीके का आप मान सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है, यानी जब भी हमारा कोई डेटाबेस अपने कोई पर्टिकुलर कंडीशन में पहुंचता है तो कुछ हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है ऑटोमेटिकली रन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि हमारा अगर डीबीएमएस में किसी भी यूजर का या किसी एक कॉलम का पर्टिकुलर बैलेंस 0 से नीचे पहुंचता है तो उस यूजर को डायरेक्ट मैसेज पहुंच जाए कि आपका बैंक बैलेंस 0 हो चुका है और आप जो है अब जो है पैसे नहीं निकाल सकते अपने एटीएम से। तो ये जो है एक डायरेक्ट ट्रिगर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट इंश्योर दैट automatically all these statement run whenever any external event happens according to a certain conditions. So please mark 32 का B is the correct answer. Next question, question number 33, in a DBMS what is the primary purpose of foreign key। यानी हम लोग DBMS के अंदर फॉरेन की जो है वो क्यों रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग दो या दो से अधिक टेबल को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर जोड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। दो या दो से अधिक टेबल को स्टैब्लिश करने के लिए, यानी कुल मिलाकर उनको जोड़ने के लिए जो है, देखो ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन अलग चीज है। जब हम लोग एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करने का हम लोग एक
जरिया बनाते हैं तब हम लोग जो है फॉरेन की का हेल्प करते हैं। फॉरेन की में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम को एक ऐसा दायरा दिया जाता है कि वो दूसरे टेबल में जाकर दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की काम करेगा। तो टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल इज नोन एज अ फॉरेन की। ये हमारा काम जो होता है फॉरेन की का होता है। ओके, सो प्लीज मार्क 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। इनमें से जो है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का क्या डिसएडवांटेज है? लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, लिमिटेड सपोर्ट फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, या पुअर डेटा रिट्रीवल परफॉर्मेंस। तो देखो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल जो होता है, देखो जैसे जैसे हम लोग डेटाबेस मॉडल की को हम लोग जो है एडवांस करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है उसके क्या बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो देखो नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, जो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनमें रिलेशनशिप को स्टैब्लिश रख पाने में भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है। ओके, तो इस केस में करेक्ट आंसर जो 34 का ए है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप इज डेफिनेटली is related to network database model. So please mark 34 का A is the correct answer. Next question, question number 35. Which DBMS feature allow the multiple user to access the database simultaneously without compromising the data integrity? यानी एक साथ काफ़ी सारे यूज़र को डेटाबेस को साइमल्टेनियसली हैंडल करने को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्करेंसी कंट्रोल, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा इंक्रिप्शन। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल एक तरह की वो स्टेट है जिसमें हम लोग एक साथ बहुत सारे यूजर्स को एक ही डेटा को हैंडल करने के लिए करते हैं। अब बहुत सारे यूजर एक ही बार में डेटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं एज पर देयर जो भी उनकी परमिशंस होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो प्लीज मार्क 35 का ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन लॉग इन अ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन लॉग का क्या फंक्शन होता है? तो ट्रांजैक्शन लॉग में क्या होता है, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो भी कोई रिकॉर्ड में चेंज कर रहे हैं उसको हम लोग जो है नोट करते हैं इन द लेवल ऑफ डेटाबेस। तो टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस बाय एनी यूजर आर मेंशन इन द ट्रांजैक्शन लॉग। Okay, so please mark B is a correct answer, to keep a record of all the changes made to the database. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का B है। So please mark B is a correct answer. Next question, question number 37. Which type of data model is most commonly used in DBMS and is based on the table, row and column? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि टेबल रो यानी हम लोग टेबल डेटा को टेबल में, रो में, कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कौन से मॉडल में? रिलेशनल डेटा मॉडल में करते हैं। किसमें करते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल में करते हैं। क्योंकि रिलेशनल डेटा मॉडल में हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस में, टेबल्स में, रो में और कॉलम में। सो प्लीज मार्क 37 का डी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से काफ़ी सारे कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। ये कोर्सेज जो हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका लिए हम लोगों ने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर गिवन है। अगर कोई क्यूरी है आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशन डेटाबेसेस व्हाट इज अ जॉइन। यानी जॉइन का क्या मतलब है? जॉइन का मतलब बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ रिलेशन डेटाबेस। तो देखो, जब हम लोग अपने किसी क्यूरी को रन करते हैं, उस क्यूरी में हम डेटा निकाल रहे हैं फ्रॉम द मोर देन 2 टेबल, तो हम लोग जो है दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं। सो अ क्यूरी ऑपरेशन यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल इज नोन एज अ ज्वाइन। तो इसमें क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका बी है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, एक टेबल के अंदर डेटा है, दूसरे टेबल में भी डेटा है। अब इन दोनों टेबलों से हमारी क्यूरी जो है वो रन करेगी और डेटा को लेकर फैच करेगी। इन दोनों टेबलों से डेटा को फैच करेगी और एक अलग तीसरे टेबल के अंदर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ज्वाइन के अंदर हम लोग जो है 2 या 2 से अधिक टेबल को मर्ज करके एक तीसरे टेबल में उसके डेटा को लेके आते हैं। ठीक है, अब ये जो तीसरा डेटा बना होता है ये हमारा रिजल्ट होता है। यानी ये डेटा जो एक्चुअल में जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा और ये जो रिजल्ट होते हैं एज पर द कंडीशन होता है। क्या होता है? एज पर द कंडीशन होता है। अब ज्वाइन के लिए भी आपका जो होता है वो इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है,
राइट आउटर ज्वाइन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हम लोग जो है कभी किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, ज्वाइन के बारे में, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए प्लीज मार्क 38 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन सा कमांड जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है? सेलेक्ट, अपडेट, क्रिएट, डिलीट। तो सेलेक्ट आता है डीएमएल में, डीएमएल में अपडेट आता है, और डिलीट भी जो है डीएमएल में आता है। क्रिएट जो आता है वो डीडीएल में आता है, ठीक है। सो प्लीज मार्क 39 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम लोग डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तब हम लोग जो अपने डेटा के अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा है, टेबल के अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको हटाने की बात करते हैं, और उस टेबल को हटाने की प्रोसेस को हम लोग डेटा इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो टू रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब इसके लिए डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, और बीसीएनएफ है, ओके। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर 40 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ डीबीएमएस व्हाट डज द टर्म टपल रेफर्स टू। टपल का मतलब क्या होता है? तो टपल का मतलब होता है रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर रोज। तो इससे हम लोग जो टपल कहते हैं। सो अ रो इन अ टपल इज नोन ए रो इन अ टेबल इज नोन एज अ टपल। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। 41 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, व्हाट इज अ सब क्यूरी इन एसक्यूएल। सब क्यूरी का क्या मतलब होता है? तो जब हम लोग एक मेन क्यूरी के अंदर एक एक्स्ट्रा क्यूरी बनाते हैं या इनर क्यूरी बनाते हैं तो उसको हम लोग सब क्यूरी कहते हैं। तो अ क्यूरी दैट इज एम्बेडेड विद अनदर क्यूरी इज नोन एज अ query, okay, is known as a B. That is a query that is embedded within another query is known as a sum query. So please mark B is a correct answer. B जो है वो correct answer है। Next question, question 43, yeah. Which of the following best describe a data warehouse? Data warehouse का क्या मतलब होता है? तो data warehouse का मतलब ये होता है कि जब हम लोग जो हैं एक centralized repository बनाते हैं जिसके अंदर मल्टीपल सोर्स से डेटा हम लोग एक जगह पर सबमिट करते हैं, उसे होते हैं डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस को आप कह सकते हो एक तरह की इन्वेंट्री होती है। जैसे हम लोग फिजिकल लेवल पर बात करें तो जब हम लोग कोई दुकान खोलते हैं तो दुकान में जितना भी सामान होता है तो सारा सामान तो हम लेके आते नहीं है, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है हम उसे अपने स्टोर में रखते हैं, उसी स्टोर को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। तो उसी को अगर हम लोग एक्चुअल लेवल में अगर डीबीएमएस की लैंग्वेज में कहें तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस एक तरह का ऐसा सेंट्रल एक ऐसी सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जहां पर हम लोग मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक जगह पर सबमिट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो प्लीज मार्क 43 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस रिकवरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल बैक। यानी अगर हम लोग डेटाबेस रिकवरी की बात करें तो रोल बैक का मतलब क्या होता है? तो रोल बैक का क्या मतलब है? अगर मान लो आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपके ट्रांजैक्शन को हम लोग वहीं पे नहीं छोड़ सकते, आपको दोबारा से अपने डेटाबेस अपने ट्रांजैक्शन को दोबारा से यानी डेटाबेस को जो है अपने पुरानी वाली स्टेट में लेके आना पड़ेगा, कंसिस्टेंट स्टेट में लेके आना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को जब हमारा फेलियर ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फेल्ड स्टेट से दोबारा से इनिशियल स्टेट पे लेके आने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम रोल बैक। क्या कहते हैं? रोल बैक। सो द ऑपरेशन ऑफ अनडूइंग ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं दोबारा से उन्हें हटाकर अपनी पुरानी वाली स्टेट पे लेके आने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? रोल बैक कहते हैं। तो प्लीज मार्क 44 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्स एज। तो जब भी हमारे पास जो रिलेशन मॉडल होता है, रिलेशन मॉडल में रिलेशंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिलेशन को हम लोग जो है अपने टेबल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेबल के नाम से जानते हैं। तो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर। 45 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं उतने ही अच्छे क्वेश्चन जो हैं हम लोग आपके कोर्सेज के लिए बनाए हैं और बना भी रहे हैं। इन कोर्सेज में दो कोर्स देखो क्या है कि वो कोर्सेज जो हैं आपकी एग्जाम के पर्पज से हमने बनाए हैं। अब आप भले टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईटीआईटीओ की, या फिर अपने किसी भी टीचिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, उन कोर्सेज के लिए आप हमें इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है और ये जो सारे कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, ओके। तो इन कोर्सेज में इनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, डेटाबेस स्कीमा को किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? एचएलएल, डीएमएल, डीडीएल या डीसीएल? तो उसमें लिखा जाता है डीडीएल में। किसमें?
DDL में 46 का सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर्ड टू एज DML, DDL, VDL या SDL। यानी अगर हम लोग कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई है, वो एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन हो सकती है, तो जब वो एप्लीकेशन हमारी DBMS से डेटा रिक्वेस्ट करती है, तो जो रिक्वेस्ट के अंदर जो कमांड यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं DML कमांड। क्या होते हैं? DML कमांड, जिसे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो प्लीज मार्क A एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, an entity set that does not have a sufficient attribute to form a primary key is known as strong entity set, weak entity set, simple entity set या primary entity set। तो ऐसा एंटिटी जिसके अंदर खुद के पास अपने खुद सफिशिएंट कॉलम नहीं है, सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है प्राइमरी की को बनाने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं वीक एंटिटी सेट। क्या कहते हैं? वीक एंटिटी सेट कहते हैं। सो प्लीज मार्क 48 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, इन अ हिरारिकल मॉडल डेटा आर ऑर्गेनाइज इन ग्राफ, लिस्ट, लिंक या ट्री। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिरारिकल मॉडल में डेटा को ट्री फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो प्लीज मार्क 49 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, कंसेप्चुअल डिजाइन क्या है? ठीक है, तो देखो कंसेप्चुअल डिजाइन में ये होता है कि जब भी हमारे पास जो है हम लोग डेटा के मतलब इसमें हम लोग कंसेप्चुअल डिजाइन में क्या करते हैं, इसमें हम लोग डेटा को मॉडल करते हैं। मॉडलिंग का मतलब होता है, डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि हमारे पास एक तो फिजिकल लेवल पर डेटा स्टोर होता है, अब उस स्टोर डेटा को हमें यूजर लेवल पर प्रेजेंट करना है, तो उसे हम लोग कैसे करेंगे? उसको हम लोग कंसेप्चुअल डिजाइन पे कहते हैं। तो इट इन्वॉल्व द मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द DBMS। तो यानी डेटा मॉडलिंग को ही हम लोग जो है कंसेप्चुअल डिजाइन कहते हैं। तो प्लीज मार्क 50 का सी इज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद मेरी तो एनर्जी डाउन हो जाती है ना। ऑलमोस्ट 1 आवर का ये वीडियो हो जाता है। तो भाई प्लीज़ अगर आप हमें चाहते हैं कि और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आएँ, तो हमें मोटिवेट करने के लिए भाई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जितने अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आपको यूट्यूब पे कराते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हमारे कोर्सेज के अंदर हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे इन जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बड़ी आपका TGT का एग्जाम हो, PGT का एग्जाम हो, आपका कंप्यूटर टीचर का एग्जाम हो, या फिर आपके जो PSC बोर्ड में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, आपके सेट के एग्जाम है, नेट के एग्जाम है, BPSC का एग्जाम है, तो सभी एग्जाम के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रिपेयर कराते हैं। तो उन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे कोर्स के अंदर आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स के अंदर इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो और याद रखिएगा इन क्वेश्चंस का जो PDF है वो हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको 2-3 दिन में वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनको ज्वाइन कर लेना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ लेक्चर लेके। ओके, थैंक यू।